नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आईपीएस अधिकारी से करवा रहे हैं जो मूलतः बिहार की रहने वाली हैं। शुरू से क्लास में कैप्टन की भूमिका में रही और कैप्टन में भूमिका में रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि कभी स्कूल लाइफ में झूठ नहीं बोल पाई, शायद झूठ तो अभी भी नहीं बोल पाई। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस है वो। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2004 बैच की आईपीएस अधिकारी नेहा चंपावत मैडम का। नमस्कार मैम। थैंक यू। शुरुआत में पटना से करूंगा मैम, जहां से जन्म हुआ था। पूरी जर्नी बताइए मैम, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ स्कूलिंग हुई? पटना में 1979 में जन्म हुआ। स्कूलिंग प्रारंभिक वहीं पे माउंट कामिल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे ली। उसके बाद फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था तो कई सारे स्कूल्स, 5-6 स्कूल्स बदले। जो अभी झारखंड है वहाँ पे भी कई सारे स्कूल्स में पढ़े। जमशेदपुर से पढ़ाई पूरी की +2 और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी LSR। पिता भी पुलिस में थे मैम और माता लेक्चरर थी, क्योंकि माँ का अगर प्रोफेशन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो कढ़ाई और पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। जी। इंस्पायर करती थी मम्मी हर समय की पढ़ाई करना है, बहुत करना है। एब्सोल्युटली। उस ज़माने में उन्होंने PhD कर रखी थी और कॉलेज में पढ़ाती भी थी, बट जब भी हमसे बात करती थी, बच्चों से बात करती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी कि जिस भी फील्ड में जाएं उसमें बहुत अच्छी दक्षता रखें और उसमें पूरा मन लगाकर काम करें। मैम, बिहार में जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से तय हो जाता है यार पक्का यूपीएससी क्रैक करना है। परिवार में भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं आपके यहाँ, पिता खुद पुलिस में थे। क्या बचपन से मन बना लिया था कि यूपीएससी ही करना है, यूपीएससी ही क्रैक करना है? बिल्कुल। सिविल सर्विसेज की तरफ एक रुझान तो डेफिनेटली था बचपन से। लगता था कि टफ है, बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन डेफिनेटली ट्राई तो ज़रूर करूँगी। मैम, थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताएंगे। जो आपने यहाँ से बताया मुझे कि बार बार ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हो सकता है कि चूंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है दोस्तों का, फिर वो ग्रुप बार बार टूटता है, फिर नई जगह जाते हैं, फिर नए दोस्त बनते हैं, बहुत मुश्किल होती है। आजकल के बच्चे तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? बचपन से ही यहाँ वहाँ जब भी फादर की पोस्टिंग होती थी, मेरी मदर भी छोड़ करके साथ में हम सबको साथ में रखती थी। उनका वैल्यू सिस्टम था कि फैमिली साथ में रहे तो बच्चों की परवरिश हो सकता है बेहतर हो जाए, ऐसा उनका मानना था। और हमेशा उन्होंने हमको एक ही बात मोटिवेट करने के लिए कहा, बोला कि जहाँ इफ़ यू कैन वर्क हार्ड, जहाँ आप अपना पूरा 100% दे के मेहनत करोगे, वहाँ आपको कुछ नहीं रोक सकता। आप क्लास में भले ही मिड टर्म एग्जाम के पहले नए स्कूल में जा रहे हो, नए माहौल में जा रहे हो, नथिंग कैन स्टॉप यू। आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप कर लोगे। और बच्चे को अगर जहन में यही बात डाली जाए तो हो सकता है बच्चा इस चीज़ को सच मान ले। शायद हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमने इस चीज़ को सच मान लिया और फिर एक साल में अगर 3 बार भी स्कूल बदला तो उसमें पूरी कोशिश, पूरा मेहनत करके और किसी भी तरह पीछे नहीं रहना है, ऐसा मान करके। स्कूल में लगभग हर क्लास में कैप्टनसी भी मिली, कैप्टन आप रहे, ऐसा भी मैंने सुना मैम जी। जी, क्लास मॉनिटर, क्लास कैप्टन और मोस्टली डिसिप्लिन्ड क्लास में टीचर शायद जो एक्सपेक्ट करती होंगी कि उनसे झूठ ना बोला जाए, जो काम दिया जाए उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाया जाए। आई थिंक इट वाज मोस्टली अबाउट दैट। 10th के बाद मैम बहुत लोग पहले मैथ्स बैकग्राउंड पे जाना चाहते हैं, कोई बायो लेकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आपने आर्ट सब्जेक्ट चूज किया जी। इसके पीछे का कारण क्या था? 10th बोर्ड्स में मुझे बहुत अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे। मैथ्स में तो और भी अच्छा आया था। और +2 में मेरे फादर, क्योंकि खुद भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थे, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से थे, और मदर भी फिलॉसफी में पढ़ाती थी, तो उनका ये कहना था, उन्होंने मुझसे बस एक ही बात बोली +2 में जाने के टाइम में। फिर से मैंने स्कूल बदला था +2 में मिड सेशन, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि अभी मिड सेशन 11th में ज्वाइन कर रहे हो, डू नॉट टेक मैथ्स मत लीजिएगा, आपको आसानी होगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आगे पढ़ना है, BA करना है, तो ह्यूमैनिटीज़ को ही रखिए। और मैंने शायद वो चीज़ मेरे दिमाग पे सीधा लैंड होने के बजाय कुछ अलग एंगल से लैंड होगी और फिर मैंने जिद पकड़ के मैथ्स ले लिया +2 में। और ह्यूमैनिटीज़ में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, बट एम एक ही था कि मैथ्स इज ऑलवेज अ टूल, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी, क्योंकि वो शायद मुझे इंटरेस्टिंग लगता था हमेशा से। बट आगे BA करना था, आगे LLB करने की मंशा थी, वो उस टाइम से थी। मैम, अगर यूपीएससी अगर क्रैक करना तो BA के बाद भी किया सकता था, LLB करने का कुछ खास कारण? बिल्कुल। जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे वो ज़माना अलग था।
अभी तो जॉब एवेन्यूज बहुत सारे खुल गए हैं। आजकल के बच्चों के लिए किसी चीज़ में कमी नहीं है। दे हैव सो मेनी स्टार्टअप्स, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे, हम लोग नौकरी लेना चाहते थे, एज एन हम ज्वाइन करना चाहते थे एज अ करियर। तो उन सब परिस्थितियों को देख के मुझे लगा कि अगर लॉयर बनना है तो शुरू में अर्ली स्टार्ट किया जाए, ना कि वेट करके यूपीएससी अटेम्प्ट देकर और बाद में। ऑल्सो आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई करियर एज अ लॉयर। जब मैंने ये सोचा कि मुझे लॉयर बनना है तो उसमें क्यों ना अपने प्राइम में और पूरी मेहनत की जाए और उसको सीरियस प्रोफेशन की तरह कोशिश किया जाए। ये सोच के ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद बहुत अच्छी लॉयर आप हो सकती थी। क्या उस समय फिर दिमाग में कुछ आया कि एक साल कम से कम यूपीएससी की तैयारी करके मैं देख लूं, शायद हो जाए? बिल्कुल, जब मैं थर्ड ईयर में थी तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि यूपीएससी की तरफ अपना टाइम निकालूं पढ़ाई के बीच में, और मेहनत भी बहुत की, क्योंकि मेरे पास, मुझे खुद भी पता था कि बहुत टाइम नहीं है। मैं खुद भी अगर मुझे पेरेंट्स भी बोलते कि आप 2 साल ऑफ ले लो, यूपीएससी दे दो, ट्यूशन कोचिंग कर लो, मैं नहीं करती, मैं नहीं मानती। मुझे था कि मुझे नौकरी शुरू करनी है और सीरियस प्रोफेशनल की तरह काम पे लगना है। सो दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स कि अगर मैं कहीं भी दे रही हूँ अपना एफर्ट तो 100%। दिल्ली में आपने तैयारी भी की मैम, कितना ज़रूरी मानते हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जा रहे हैं तो एक कोचिंग या एक कम से कम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है? कम समय में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलता अर्जित करनी है, कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में और जो आसपास मैंने अपने दोस्तों को उस टाइम में देखा, कोचिंग जिन्होंने भी जो भी ऑप्ट किए, किसी भी कोचिंग में गए, उनको डेफिनेटली उसे काफ़ी फ़ायदा मिला। कम समय में फोकस तैयारी करने में उनको काफ़ी हेल्प मिली थी। मैम फिर एक साल की तैयारी महत्वपूर्ण माना आपने कि एक साल में, क्योंकि एक साल में ही हो गया आपका मैम, बहुत समय लग जाता है कई लोगों को, कई साल बीत जाते हैं, और फिर जब बहुत साल बीत जाते हैं तब उनको याद आता है यार कि चलो कोई दूसरा काम भी हम कर लें। एक साल फोकस होकर तैयारी करने का फायदा मिला मैम? फायदा मिला। इट वॉज, अब मैं अपने से झूठ नहीं बोल पाती, मैंने अपने से बहुत सच बोला और अपने लिए ये एक बेंचमार्क बना के रखा कि अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं बैठूंगी नहीं। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड आई विल हैव रिस्पेक्ट फॉर माई करियर एज अ लॉयर। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, बट कीपिंग इन द बैक ऑफ माई हेड कि अगर नहीं होता है यूपीएससी में, कोई बात नहीं है, वहाँ छोड़ देंगे और अच्छा लॉयर बनने की कोशिश करेंगे। पिता जो राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में गए, डीआईजी बने मैम, रिटायर हुए डीआईजी होके, उनके लिए उनकी बेटी ने जब फोन करके या जैसे भी जानकारी देके बताई होगी कि मैं आईपीएस बन गई हूँ, पहला एक्सप्रेशन उनका क्या था? He was very happy, he laughed a lot, क्योंकि मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं आईपीएस बन गई हूँ। मैंने क्योंकि रैंक मुझे दिखा कि मेरा रैंक क्या है, तो मैंने गेस किया कि मुझे मोस्ट लाइकली उस रैंक के हिसाब से आईपीएस मिलेगा। तो मैंने उनको फ़ोन पे ये बोला कि लगता है अब आपका स्वॉर्ड बैटन सारा मैं ले लूँगी। So he was very happy, he was thrilled, and he has always been very encouraging ever since. काडर छत्तीसगढ़ में मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट उस समय 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नक्सलवाद, उग्रवाद उस समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ आना, वो भी एक महिला का छत्तीसगढ़ आना आईपीएस होके, महासमुंद तो बाद में जाऊंगा, पहले मंदिर हसौद से शुरू करते हैं। मंदिर हसौद में पोस्टिंग, नेता आते होंगे, मंत्री आते होंगे, तो ये अरे आप यहाँ कहाँ, आप क्यों आ गए, कैसी चीज़ों से दो चार होना पड़ा था उस समय? मैं जब छत्तीसगढ़ आई, पहले कभी मैं मध्य प्रदेश आई नहीं थी, मेरे लिए बिल्कुल नया एरिया था, बट क्योंकि बचपन का एक्सपीरियंस था नई जगह जाना, उसको एक्सेप्ट करना एंड गो विद अ ब्लैंक माइंड, कोई भी दिमाग में बात बिठा के नहीं जाना। तो मैं वही सोचकर यहाँ भी आई, इवन दो यहाँ छत्तीसगढ़ काडर में कुछ अपनी अलग समस्याएं उस ज़माने में थीं जो जिसके लिए हम सोचते थे, चिंतन करते थे। बट नॉनदलेस आई केम विद एन ओपन माइंड, इट वाज अ करियर आई हैड चोजन, मैंने चूज़ किया था ये करियर और मैं अपना 100% देने के लिए आई थी। बट यहाँ आके पहले साल में ही नई जगह में इतना अपनापन लगा लोगों के बीच में कि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कहीं किसी बाहर राज्य से आई हूँ या मैं बाहर कहीं पढ़ती थी और अचानक से इस जगह आई हूँ। मुझे वो एक साल के अंदर वो डिफरेंस खत्म हो गया मेरे लिए। चैलेंजेस था, मतलब फिर माँ बाप कभी बोले यार छत्तीसगढ़ जा रही हो, नक्सलवाद है, ध्यान रखना है, क्योंकि फिर पिता पुलिस में थे, फिर भी माता जी या परिवार का कभी कुछ ऐसा रहा हो कि यार कोई दूसरा कैडर भी हो सकता था छत्तीसगढ़ी को? स्ट्रेंजली उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली, कभी नहीं बोली, और ना ही प्रोफेशनली मुझे कभी कोई एडवाइस थी कि नक्सल एरिया में जाइए तो इस तरह जाइए या उस तरह सोचकर जाइए, कभी कुछ नहीं बोला। दे जस्ट
मुझे बहुत ध्यान से देखते थे, मुझे बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे। मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन कभी उन्होंने कुछ ना बोला ना एडवाइस किया। छत्तीसगढ़ के लिए मैम जब आप पहुंची होंगी कि जब पता चला यार मैं पहली महिला आईपीएस हूं छत्तीसगढ़ की, जवाबदारी और बढ़ जाती है जब ये लगे यार कि आप पहली हैं, तो एक ऐसा गोल सेट करना है, ऐसा माइंड सेट करना है कि आगे जो लोग आएंगे वो कम से कम देखकर उस चीजों को ध्यान रखें। क्या कुछ लगा मैम जब पहली बार ये खबर मिली कि पहली आईपीएस हूं मैं छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ आने पे तत्कालीन डीजी साहब ने बोला कि हमारे राज्य में एमपी से जब हम टूट कर बने हैं तो पहली महिला आईपीएस के रूप में आप आ रही हैं और आप ज्वाइन कर रही हैं, एंड दे वर वेरी एंथुजियास्टिक। तो वो देखकर मुझे माहौल अच्छा लगा, और यहाँ लोगों का मोर देन एनीथिंग एल्स, जब मैं ग्राउंड पे गई एज अ प्रोबेशनर काम करने के लिए गई, तो लोगों का बहुत एक्सेप्टिंग एटीट्यूड लगा। तो मुझे लगा यहाँ की सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ की सोसाइटी अन्य जगहों से बहुत एडवांस्ड है, विच इज़ आई थिंक आज 20 साल बीत गए, बट मैं इस बात को फिर से रिट्रेट करूँगी कि ये बात सही है। तो इसलिए काम करने में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, और हमेशा लोगों को साथ में लेके काम करने की कोशिश की, और सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। मैम जिस समय आप यूपीएससी क्रैक आपने किया, 2004 बैच की आप आईपीएस, उस समय महिलाएं आईपीएस में बहुत कम आती थी, अधिकतर आईएएस जाना या दूसरे फील्ड पर जाना। उस समय क्या आप जब ट्रेनिंग में आप गई तो कितने लोग नजर आते थे उस समय जब ट्रेनिंग के लिए हम जाते थे? तो मेरे बैच में 80 अधिकारी थे टोटल, जो हमारी बैच थी इंडियंस की, उसमें 6 महिला अधिकारी थी। तो हम लोग डेफिनेटली काफ़ी कम थे। हम जब आउटडोर्स भी करते थे तो 13-14 लोगों की एक स्क्वाड बनती थी, जिनके साथ हमें दिन भर बाहर ट्रेनिंग करनी होती थी, आउटडोर्स करनी होती थी। उनमें एक महिला रहती थी और 12 या 13 मेल अधिकारी रहते थे। बट मैंने ये देखा कि मैं ही नहीं, किसी अन्य स्क्वाड की भी महिला अधिकारियों को मैंने हमेशा जूझते देखा, और ये देखा कि दे ट्राई टू गिव इन द बेस्ट। एक सिंगल अधिकारी और 12-13 पुरुष अधिकारी के बीच में हमने या उन्होंने कभी ऐसा ना सोचा, ना ऐसा बात किया कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। उल्टा हम तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि अच्छा उन लोगों ने भी कर लिया तो हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसी ही मंशा रहती थी। कभी ये चीज़ें दिमाग में नहीं आई कि हमें डिफिकल्ट लगेगा या नहीं कर पाएंगे। महासमुंद बहुत बड़ा जिला मैम, और सबसे बड़ी बात है कि ओडिशा से लगता है उधर से, और उस समय नक्सल प्रभावित इलाका भी हुआ करता था। महासमुंद आप रही, एसडीओपी रही महासमुंद, उसके बाद उसी जिले में आप एसपी बनकर भी गई। बच्चों से रिलेटेड बहुत कुछ काम उस जिले में हुआ मैम, आज भी वो चीज़ें याद आती हैं? डेफिनेटली बच्चों के संबंध में 2015 में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे शुरू किया था पुलिस के लेवल पे। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की कोशिश की थी, और उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के प्रयास करने का कोशिश किया, ना कि एक साइलो एक वर्टिकल में पुलिस की तरफ से करें, क्योंकि बच्चों के लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे वर्टिकल्स थे। एजुकेशन विभाग था, उसमें ज़िला पंचायत था, अर्बन भी था, प्लस प्राइवेट लोग थे जो सक्रिय होकर आके हमारे हाथ में हाथ मिलाकर काम करते थे। टीचर्स थे, उस ज़माने में यूनिसेफ की ऑफिस यहाँ रायपुर में थी, उनका बहुत सहयोग था। बहुत क्वार्टर से, मीडिया से बहुत सहयोग मिलता था। इनफैक्ट हमने जितना सोचा नहीं उतना इस चीज़ को कवरेज मिलता था हर दिन, एंड दैट वाज आई थिंक, फिर मुझे समझ में आया कि शायद ये नीड ऑफ द आवर थी। शायद वहाँ लोगों के मन में ये चीज़ बात थी कि इस तरह बच्चों का, नई पीढ़ी का, अंडर 18 के लिए कुछ सोच के, कुछ साझेदारी से कुछ करना चाहिए, उनको साथ में लेके, वेयर चिल्ड्रन माइनस आर इक्वल पार्टनर्स। एसपी कोरिया भी आप रही इलेक्शन के समय, चूंकि निर्वाचन आयोग ने शायद आपको भेजा था, उस समय बहुत कम मिला, लेकिन वो भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था 2008 का चुनाव। जी, क्योंकि बिल्कुल नए जगह में गई थी और किसी टाइमलाइन के हिसाब से काम करना था। वहाँ पे चुनाव होने वाले थे, चुनाव सामने थे, और मैं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसको भी चैलेंज के रूप में लिया और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरा प्रयास किया। एसपी धमतरी मैम, नक्सल प्रभावित जिला। जी, उसके बाद फिर मैं एसपी धमतरी बनकर आई। उस टाइम बस्तर के ज़िलों से लगा हुआ था, लेकिन इधर रायपुर से भी लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा ज़िले के भौगोलिक स्थिति को देख करके और संसाधनों को देखकर ऐसा लगता था कि कभी प्रयास किया जाए तो उसमें संसाधन ज़्यादा लगेंगे। उस ज़माने में प्रॉब्लम्स भी कुछ हिडन तरीके से आती थी सामने धमतरी में, बट बाकी अन्य वर्टिकल्स के साथ, जितने शासन के अन्य वर्टिकल्स हैं, उनके साथ साझेदारी में, उनके साथ बातें, चीज़ें समझ करके और प्रयास किया कि लोगों का दिल जीत के काम किया जाए। डेपुटेशन में एनसीआर भी जाना मैं, उस समय जब बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, बीएनएस रूप ले रहा था, कितना इम्पोर्टेंट वो समय आपने माना जब आप एनसीआरबी में रही?
आई थिंक मेरे 20 साल के करियर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया जब मैं एनसीआरबी में मैं काम करके आई। मुझे कुछ पता नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन कि आगे सामने कैसी रोड रहेगी, क्या रहेगा। बट इस टाइम में, इस अल्पअवधि में मुझे सीखने को बहुत मिला, क्योंकि पुलिसिंग में जो आमूल-चूल परिवर्तन अभी हमने रिसेंटली देख रहे हैं स्टेट्स लेवल पे, वेयर टेक्नोलॉजी का यूसेज बहुत बढ़ गया है। एक पीपल सेंट्रिक क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो उनमें किस तरह से पुलिस अधिकारी को काम करना है, किस तरह अन्य पिलर्स जो हैं इसके, उनको किस तरह से साझेदारी में काम करना है, ये सारा कुछ वहाँ सीखने को मिला। अभी आप सचिव हैं मैम गृह विभाग में। 2004 में जब आप छत्तीसगढ़ आई थी, तब का बस्तर और आज के बस्तर में कितना परिवर्तन दिख रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए, राज्य के लिए, हमारे विभाग के लिए, और हम लोग सतत इसके लिए जब काम करते हैं। हम पहले गृह विभाग में हमारे अलग टाइप के काम होते थे, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस होते थे जिस पे हम फोकस्ड रहते थे, कानून व्यवस्था पे फोकस्ड रहते थे। लेकिन अभी हमने, जैसा बस्तर की परिस्थिति आपने बयान किया, बहुत चेंजेस हो रहे हैं और बहुत ही सकारात्मक चेंजेस हो रहे हैं। जिस टाइम अभी हम यहाँ सबके अन्य विभागों के साथ काम करने को मिल रहा है, अब सैचुरेशन मोड पे शासन काम कर रही है वहाँ पे, तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन टाइम। और ऐसे समय में अपनी जवाबदारी को किस तरह देख रही हैं, क्योंकि सेक्रेटरी होम होना अपने आप में बड़ी बात है मैम, सरकार और पुलिस के बीच का एक पक्ष जो होता है। जी, तो सिक्योरिटी रिलेटेड तो काम है ही, जो गृह विभाग का मूल काम रहता है, लेकिन सैचुरेशन डेवलपमेंट के संबंध में भी अन्य विभागों से लाइजनिंग करके चलना और उसको सपोर्ट करके चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी भी है। यूपीएससी जो लोग आना चाहते हैं मैम, उनके लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई लोग बहुत अलग अलग तरह की जॉब कर चुके होते हैं, उसके बाद अचानक उनका मन बनता है कि चलो यूपीएससी भी कर लेते हैं। बट मैम, ये प्रोफेशन जितना आप समझ रही हैं, जितना हम लोग काफी दिन से देख रहे हैं, इसमें डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी के लिए बने हैं, तो ही यूपीएससी के में आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कोई अलग तरह का प्रोफेशन है बहुत ज्यादा। ये प्राइवेट नौकरी नहीं है कि आपका जब मन भरा तो एक जगह काम कर लिए, फिर मन भरा तो आप दूसरा चेंज कर लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? शुरू से एक ही चीज़ मैंने समझी थी जब मैं यूपीएससी दे भी रही थी, और आज भी इतने साल के बाद भी वही चीज़ मुझे सच लगती है। अगर पब्लिक सर्विस में आपको मोटिवेशन मिलता हो, इफ इट्स अ सेल्फ फीडिंग लूप, कि आप पब्लिक सर्विस में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उससे ही आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आप आगे और काम कर रहे हैं साल दर साल, सालों के बाद भी, नो मैटर व्हाट दी ऑब्स्टिकल्स आर, तभी मन बनाकर इसमें काम करना चाहिए। कई बार नहीं तो नई जनरेशन, अगर मान लीजिए उनको कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं होती उनके साथ, तो कई बार होता है उनको ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है नौकरी में आकर के, उनको चैलेंजेस ज़्यादा बड़े दिखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के लोगों से बात भी करो तो मैम, उनको ऐसा लगता है कि यार 2-4 साल काम कर लेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं मैम यूपीएससी आने के बाद, जबकि इतना कठिन होता है इस परीक्षा को क्रैक करना, इतनी मेहनत आप करते हैं, लेकिन अब वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता लोगों को, कारण जो भी हो, और पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत कम होते जा रहा है आज के अधिकारी को। उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं मैम, और यहाँ नहीं हर जगह देख रहे हैं। क्या जरूरी, क्योंकि जिस जॉब में आप आए हैं मैम, उसमें पब्लिक से मिलना जुलना, पब्लिक के साथ उठना बैठना, उनकी चीजों को सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने राइटली बोला, और जितना हम मानते हैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा आज के टाइम में जो लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमारे एक्शंस को, हमारे तौर तरीकों को, काम करने के तौर तरीके को वो समझते हैं, वो रीड करते हैं। वो भले ही आके हमसे ना बोलें, बट दे नो, दे अंडरस्टैंड, एंड वो हमारे साथ उसी तरह से तालमेल करके रिएक्शन देते हैं। इसलिए अगर हमें पता है कि अगर उनके बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमें उनके साझेदारी से, उनको समझ करके, हर टिपिकल सोसाइटी या ज़िले का अपना एक अलग रूपरेखा होती है, तो उस चीज़ को समझ करके वैसा काम करना चाहिए। अविनाश चंपावत सर के बारे में कुछ बताएं मैम। आई थिंक कब शादी हुई थी सर के साथ, कहाँ मुलाकात हुई मैम? आई मेट अविनाश साहब इन न्यू दिल्ली। मैं नौकरी में आ गई थी, साहब 1 साल सीनियर हैं ऑफ कोर्स। आई ऑलवेज सॉ हिम एज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एज समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क में उनको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, उस टाइम भी और आज भी, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही डेडिकेटेड, और बहुत ही अच्छी सोच से हर काम को अप्रोच करने वाले।
तो आज भी मैं इतने सालों बाद भी उनको जब देखती हूँ तो वही फ्रेशनेस उनके अप्रोच में रहती है कि कोई भी काम है तो उसमें गिव यू 100% और उसको नई सोच ला करके उसमें कुछ बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश। पिता और पति ने बहुत बदला नेहा चंपावत का, ऐसा भी सुना है मैंने। आई थिंक आई वुड से अगर मैं ऑफ द कफ रिमार्क दूंगी तो दोनों ने ही दिमाग खराब करके रख दिया बिकॉज दे इन देयर ओन वेज, इन वेरी डिफरेंट वेज, फादर का तरीका और मेरे पार्टनर का तरीका बिल्कुल अलग तरीके से, दे हैव बीन सो सपोर्टिव कि मुझे हमेशा बचपन में भी लगता था कि आई कैन डू एनीथिंग विद माई हार्ड वर्क और अभी भी लगता है कि आई कैन अचीव एनीथिंग विद माई हार्ड वर्क। शौक किन किन चीज़ों का है मैम? आज भी मैं जिस तरह से म्यूज़िक का शौक़ रखती थी सुनने का बचपन से, वो आज भी है, उतना ही है। और हालांकि एक एडवाइस मुझे अपने बच्चों से मिली कि इफ़ वन वांट्स टू कीप द ब्रेन यंग, उन्होंने किसी रिसर्च का हवाला दे के बताया कि अगर आप अपना दिमाग यंग रखना चाहते हो तो आपको नई म्यूज़िक जो जेनजी के टाइम की आ रही है उसको भी पसंद करना, एक्सेप्ट करना सीखना होगा। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड आई एम ट्राइंग टू लाइक दैट एज वेल। ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है जी, बचपन से अलग अलग जगहों में एडजस्ट करके रहना, वहाँ से कुछ अच्छा सीखना, वहाँ से कुछ अच्छा लेना, वो शायद पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए आज भी मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ अपने देश में। कहीं ग्रामीण जगह हो गया, कहीं बिल्कुल कल्चरली अलग जगह हो गई, वो सब देखना और सीखना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी क्या चैलेंज मानती हैं खुद के लिए मैम? जेन जी के समान बिल्कुल नए नए चीज़ों को सीखते रहना, नए नए एक्सपीरियंसेस को अपने आप को एक्सपोज करना, ताकि हमेशा माइंड ग्रो करे, हमेशा नई चीज़ें सीखने की क्षमता रखे। और आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट अब आ रहा है मैम, बहुत सारे लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, पीएससी में लगातार आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए जब आपको इस प्रोफेशन में आना है? आजकल अपॉर्चुनिटीज़ नई जनरेशन के पास बहुत सारे हैं, जैसा मैंने बोला। तो अगर वो मन बनाकर आ रहे हैं कि हम स्टार्टअप नहीं करेंगे या हम कुछ और, जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं वो नहीं करेंगे, हमें सिविल सर्विसेज करना है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि अंदर से आपको मोटिवेशन क्या है इसके लिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपनी मोटिवेशन समझें आज के दौर में, और उसके लिए आप 100% अपनी मेहनत करें, इसको 100% दें और गिव योरसेल्फ 2 से 3 साल अपने आप को समय दें इसको करने के लिए। मैम, और मोबाइल को कितना बड़ा कारण मानती हैं आजकल? क्योंकि सोशल मीडिया है, इतनी सारी सूचनाएं हैं कि पहले आप पढ़ते थे जब हम लोग, तो सूचनाएं बहुत कम होती थी, आपको बुक्स पे फोकस रखना पड़ता। अब तो मोबाइल आप खोलें तो पता नहीं समझ में तो किसको पढ़ें और किसको ना पढ़ें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ पे विश्वास कर ले रहे हैं और किस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, वो थोड़ा एक अपने दिमाग पर की समझ रखना ज़रूरी है आजकल के एज में, जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है हमारा और घर बैठे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। बट आई एम श्योर जो नई जनरेशन, हर नई जनरेशन होती है, मेरा मानना है वो स्मार्ट होती है पहली जनरेशन से, वो ज़्यादा तेज़ होती है पहली जनरेशन से। ये जनरेशन भी ये बात समझ करके, क्योंकि दे आर बॉर्न विथ इंटरनेट, हम इंटरनेट के साथ नहीं बॉर्न थे, इसलिए हो सकता है हमारे चैलेंजेस हम अलग तरह से देखते हैं, बट दे विल डेफिनेटली नेविगेट इट। बस्तर के लिए आने वाले समय, क्योंकि नक्सलिज्म मार्च 2026 का टारगेट है मैम, और बहुत हद तक दिख रहा है कि वो टारगेट लगभग अचीव हो भी चुका है, उसके बाद के क्या चैलेंजेस मान रही हैं बस्तर में? उसके बाद पुलिस के लिए खास तौर से, जो जिस पर ऑलरेडी हम उसके बाद को लेके हम नहीं चल रहे अभी शासन में, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। हमारा ऑलरेडी हमने स्ट्रैटेजी पे कई बार मंथन किया है कि अप्रैल नवंबर से लेकर के अगले साल हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। हर 6-6 महीने पे रिव्यू होगा, तो हम किस तरह उसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। पुलिसिंग का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या मूल भावना रहेगी, क्या उसके लिए अरेंजमेंट्स रहेंगे, और जनता का विश्वास जीत करके किस तरह वहाँ काम किया जाएगा। ये सारी स्ट्रैटेजी और काफ़ी मंथन लगातार चलता है, हर 3-4 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है। एक आखिरी सवाल मैम, नक्सलिज्म बहुत बड़ी चिंता का विषय था छत्तीसगढ़ का मैम, अब लेकिन दूसरी बड़ी चिंता हो रही है छत्तीसगढ़ में नशा मैम। आजकल के यूथ, बच्चे 12-13 साल के बच्चे, सूखा नशा, शराब, गांजा, इसके लिए भी कुछ बहुत बेहतर प्लानिंग की जरूरत महसूस कर रही है आने वाले समय में? इसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी शासन लेवल पे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उच्च स्तर से बनाई गई है, और अकेले पुलिस के साथ नहीं हो सकता है, ये कम्युनिटी की साझेदारी भी लिया जा रहा है, और अन्य विभाग जैसे समाज कल्याण विभाग हो गए, एजुकेशन विभाग हो गए, जिनका डायरेक्ट बच्चों से रोज़ मिलना जुलना होता है,
उनकी तरफ से भी एक साझा प्लान कार्य योजना बनाई जा रही है जो जिला लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें समाज के लोगों का, बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, पुलिस की तरफ से भी और अन्य विभागों की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस बात के लिए। थैंक यू। तो ये थी मैम, आपने सुना आईपीएस नेहा चंपावत मैम, सेक्रेटरी हैं फिलहाल होम डिपार्टमेंट। बहुत साफ तौर पर कह देखिए, यूपीएससी में आप तभी आइए जब आपको मोटिवेशन मिलता है, मतलब बहुत साफ है, दिल से आपको लगता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए बने हैं, जनता से जुड़ने के लिए बने हैं, उनके कामों को करने के लिए बने हैं, उनकी जो वो सोच है आपके प्रति, उस सोच को आप मूर्त रूप में अगर उस सोच को आगे बढ़ा सकते हैं तभी इस फील्ड पर आप आइए, नहीं तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।